हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.11 यानी कि 11वां क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार से, यदि 20 ग्राम चीनी जिसका कि सूत्र C12H22O11 है, यानी कि क्या दे दिया इसने प्रश्न में, प्रश्न है 1.11, इसलिए दे दी चीनी जिसका सूत्र है C12H22O11, C12H22O11 ऐसे करके लिख रहे हैं इसे। तो इन्होंने क्या कहा 20 ग्राम चीनी, तो इसकी मात्रा कितनी दे दी 20 ग्राम। ये कह रहे हैं 20 ग्राम चीनी को जल में पर्याप्त मात्रा में घोलने पर उसका आयतन 2 लीटर हो जाता है, यानी कि विलियन का आयतन बराबर कितना दे दिया 2 लीटर हमें दे दिया है। तो चीनी के इस विलियन की सांद्रता क्या होगी, सांद्रता मतलब कंसंट्रेशन ज्ञान करना है आपको, सांद्रता। तो सांद्रता हम जानते हैं, हमने सांद्रता के विभिन्न तरीके आपको बताए थे और उसमें जो एक तरीका बताया वो बताया था मोलरिटी। तो हमें क्या ज्ञात करना है कुल मिलाकर के, मोलरता, जिसको m से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमें क्या करनी है ज्ञात करनी है। तो मोलरता ज्ञात करने का सूत्र होता है, सीधे होता है m इज इक्वल टू, तो m के मान हम जानते हैं कितने के बराबर होता है, ये होता है n विलेय के मोलों की संख्या बटे v किसका आयतन, विलियन का आयतन। विलियन का आयतन किसमें, लीटर में। तो विलियन का आयतन तो हमें लीटर में दिया है 2 लीटर, और मोलों की संख्या हमारे को यहाँ पर ज्ञात करनी पड़ेगी। तो n मोलों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, फिर से आप जानते हैं फार्मूला होता है हमारे पास n इज इक्वल टू, हमें जो चीनी जो विलेय है इसकी मात्रा ग्राम में दी हुई है, तो हम जानते हैं n इज इक्वल टू होता है m/m0 के बराबर होता है, जहां m हमारे को मात्रा जो है वो ग्राम में दी हुई है, जहां m0 ये जो भी हमारा पदार्थ है, जो भी यौगिक है, उसका क्या होगा मोलर द्रव्यमान होगा। तो सबसे पहले C2H22O11 का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करते हैं। तो लिखते हैं मोलर द्रव्यमान इसका C12H22O11 का बराबर क्या हो जाएगा, कार्बन के 12 है तो 12 गुणा 6 प्लस हाइड्रोजन के 22 है तो 22 गुणा 1 प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 11, तो 11 गुणा ऑक्सीजन के कितने होते 16। कैलकुलेट कीजिए, 12 पंच 72 प्लस 22 प्लस 11 6 66, 11 एकम 11 और 6 17। अब इन तीनों का टोटल कर दीजिए, तो 6 और 2 8 और 2 10, 10 का 0 हासिल 1, 7 और 2 9, 9 और 7 21 और 1 ये वाला हो गया पीछे का, ये हो गया 22 और साथ में क्या हो गया 1, ये आ गया 320। तो C2H12O11 का मोलर द्रव्यमान किसके बराबर आ गया 320 के बराबर आ गया। तो यहां से हम n की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या आ जाएगी यही पे निकाल लें। m हमें कितना दिया 20 ग्राम, तो लिख लिया 20 बटे इसका मान कितना आ गया 320। इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा, आपका मान 0.058 के बराबर आ जाएगा, यानी कि n यानी कि मोलों की संख्या कितनी आएगी 0.058। अब इससे हमारा आगे का निकालना काफी आसान है, हम सीधे ये मानक इस वाले फार्मूले में रख ले, तो क्या आ जाएगा m इज इक्वल टू n यानी कि मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या हमने निकाल ली 0.058 बटे नीचे क्या आ गया v विलियन का आयतन क्या है 2 लीटर, तो लिख लिया 2, तो भाग दे देंगे 0.058 में 2 का भाग देंगे तो 2 दूनी 4 2 ने 18, तो 0.029 ये हमारा क्या आ जाएगी मोलरता आ जाएगी। और यह हमारी क्या होगी, आप जानते हैं ये मोलों की संख्या मोल पर लीटर इसको मात्रक होता है, मोल पर लीटर में निकल जाएगी। तो यही क्या होगी सांद्रता होगी, यही हमें ज्ञात करना है। अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या है 1.12। इसके अनुसार यदि मेथनॉल का घनत्व, तो मेथनॉल का सूत्र होता है आप जानते हैं CH3OH, ये होता है मेथनॉल का सूत्र। यदि मेथनॉल का घनत्व यानी कि डेंसिटी दे दी 0.793 किलोग्राम पर लीटर, यानी कि इसकी डेंसिटी दे दी D 0.793 किलोग्राम पर लीटर, हमें इसका घनत्व दे दिया है। यदि मेथनॉल का घनत्व इतना है और इसके 0.25 m के 2.5 लीटर विलियन बनाने के लिए कितने आयतन की आवश्यकता होगी। तो देखिए हमें क्या ज्ञात करना है, आयतन ज्ञात करना है। पहली बात, जो हम विलियन बना रहे हैं
मेथनॉल को क्या कर रहे हैं, जल में घोल रहे हैं, फिर विलयन तैयार कर रहे हैं। मेथनॉल अपने आप भी लिक्विड फॉर्म में ही होता है, द्रव अवस्था में ही होता है, उसे दूसरे द्रव में मिला रहे हैं, तब विलयन का निर्माण कर रहे हैं। हमने आपको थ्योरी में समझाया था, विलयन का अर्थ ये नहीं है कि एक सॉलिड को एक लिक्विड में मिलाया जाए। अब सॉलिड को सॉलिड में, लिक्विड को लिक्विड में मिला करके भी विलयनों का निर्माण होता है। तो यहाँ पर मेथनॉल को जल में मिला रहे हैं और जो विलयन बन रहा है उसकी मोलरिटी जो है, यानी कि m की जो वैल्यू है वो है 0.25, ये उसकी मोलरता है, सांद्रता है। और कितना विलयन बनाना है, 2.5 लीटर विलयन बनाने के लिए, यानी कि जो हमें आप कह सकते हैं विलयन की जो मात्रा दे दी, कितना बनाना है हमें, 2.5 लीटर। लिखते हैं 2.5 लीटर विलयन बनाने के लिए, तो किस प्रकार से इसे हल करेंगे। देखिए यहां पर आपको एक बात ध्यान रखनी है, ये जो हमें दिया हुआ है, ये हमें वॉल्यूम दिया हुआ है, किसका, विलयन का। ये विलयन का वॉल्यूम दिया है 2.5 लीटर, जबकि ये जो हमें वॉल्यूम निकालना है, ये किसका निकालना है, मेथनॉल का। मेथनॉल, इसका वॉल्यूम निकालना है। यदि मेथनॉल जो हमने मिलाया है उसका यदि हमें ये निकालना है कि उसका वॉल्यूम कितना रहा होगा, तो और उसका हमें साथ में हमें हिंट मिल रही है, घनत्व भी पता है, तो हम जानते हैं घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। यदि हम इस बाकी सारे डाटा से यदि मेथनॉल का द्रव्यमान ज्ञात कर लें और घनत्व हमें पता है, तो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन है, तो वहां से हम क्या निकाल लेंगे, उसका आयतन को कैलकुलेट कर लेंगे। बस यही हमारी क्या होगी, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की थीम होगी। तो सबसे पहले द्रव्यमान निकाल रहे हैं, हमें क्या क्या चीज दी है, हमें मोलरिटी भी दी हुई है और हमें वॉल्यूम भी दी है, तो हम मोलों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो हम जानते हैं, हम लिखेंगे, क्योंकि मोलरिटी m बराबर क्या होती है, n, यानी कि विलेय के मोलों की संख्या बटे v, किसका, विलयन का आयतन, किसमें, लीटर में। तो वैल्यू रख दें, यहां से n विलेय हमें पता चल जाएगा, m भी पता है हमारे को और v भी पता है, तो n विलेय, और विलेय क्या है, मेथनॉल है, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो क्या आ जाएगा, n विलेय बराबर m गुणा v विलयन। तो क्या आ जाएगा, mv की वैल्यू कितनी आ गई, m का मान 0.25 गुणा v का मान कितना है, इधर ही लिख लेते हैं इसको, थोड़ा नीचे का स्पेस बचेगा, 0.25, ये तो हमारा क्या आ गया, m की वैल्यू आ गई, और आयतन कितना आ गया, ये भी 2.5 है, 2.5, इसको कैलकुलेट कीजिए तो कितना आ जाएगा, 25 की 25 में करेंगे 625, डेसिमल के बाद 1 2 3, तो यहाँ 0.625 हमारा क्या गया, यहाँ आ गया मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या। विलेय क्या है, मेथनॉल है, तो ये हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया। अब हमें तो ज्ञात करना है क्या, द्रव्यमान ज्ञात करना है ना, द्रव्यमान से ही तो हम घनत्व में के सूत्र में रखेंगे तो आयतन पता चलेगा। तो हम लिखते हैं, चूंकि हमारे पास सूत्र होता है n बराबर m अपॉन m0 के बराबर, जहां m क्या होता है, द्रव्यमान का मान, m0 क्या होता है, उसका मोलर द्रव्यमान। तो हमारे पास क्या है, ये मेथनॉल है, इसका मोलर द्रव्यमान ज्ञात करेंगे। तो कैसे निकलेंगे, CH3OH का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करते हैं। तो क्या है, कार्बन का केवल एक परमाणु है तो 12, प्लस हाइड्रोजन के 3 परमाणु तो 3 गुणा 1, तो लिखेंगे 3 गुणा 1, प्लस ऑक्सीजन के क्या हो गया 16, और हाइड्रोजन के 3 यहाँ थे 1 यहाँ था, सीधे लिख लेते 4। तो क्या आ जाएगा, ये गया 12 और 4 16 और 16, यानी कि क्या गया 32। तो CH3OH का मोलर द्रव्यमान हमारे पास आ गया 32। तो अब यहां पर वैल्यू रखेंगे, तो हमें m की वैल्यू निकालनी है, तो यहां निकाल सकते हैं, m बराबर हो जाएगा n गुणा MO। तो क्या आ जाएगा, m बराबर, n की वैल्यू कितनी निकाली हमने, यही तो निकाली है, हमारे पास n ही तो है। विलेय, विलेय क्या है, हमने कहा मेथनॉल, तो ये m की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, m की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 0.625 गुणा m0 की वैल्यू यही थी, मोलर द्रव्यमान को m0 ही कहते हैं, ये कितना है 32, क्या आ गया 32। तो अब हमारे को क्या ज्ञात करना है, हमें तो ज्ञात करना था वॉल्यूम मेथनॉल का, तो हम लिखते हैं, चूंकि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, या आप कह सकते हैं रो बराबर होता है m अपॉन v। तो हमें क्या निकालना है, v, तो v बराबर हो जाएगा m अपॉन रो। m की वैल्यू कितनी होगी, 0.625 गुणा 32 बटे रो की वैल्यू कितनी दी है, रो की वैल्यू हमें दी है 0.793 किलोग्राम पर लीटर।
अब यहां पर फिर से एक बात समझनी है आपने, जब भी हम मोलर द्रव्यमान लेते हैं हमेशा हम इसको ग्राम में लेते हैं, जबकि हमारे पास ये जो क्वांटिटी हमें दे रखी है ये दे रखी है किलोग्राम में। तो इसको भी यदि ग्राम में परिवर्तित कर लें तो केवल 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यानी कि 0.7 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल हट जाएगा, यानी कि 793 ग्राम पर लीटर ये आ जाएगा। तो इसको हम यहां पर कन्वर्ट करके लिख लेंगे, जो घनत्व का मान है 793। तो जब इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारी जो वैल्यू निकल करके आएगी वह हमारी आ जाएगी 0.025 लीटर के बराबर आ जाएगी। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों बस ये बात ध्यान रखना, जब भी आप ये काम करेंगे तो वह कभी भी होगा तो आपको ऊपर नीचे की जो पद्धतियां हैं वो सेम रहेगी। यदि ग्राम में है ऊपर तो नीचे भी आपको ग्राम में परिवर्तित करना पड़ेगा, और यदि ऊपर किलोग्राम में तो नीचे भी आपको किलोग्राम, बस इतना ध्यान रखना है। तो आपके जो आंसर्स आएंगे वो बिल्कुल परफेक्ट आएंगे, उनमें कोई गलती नहीं होगी। तो मुझे लगता है ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्न करने की थीम क्या थी, हमें मेथनॉल को जल में मिलाया और उसको एक 0.25 मोलरता का एक विलयन तैयार कर दिया, और उस विलयन का जो आयतन था वो 2.5 लीटर था। तो प्रश्न में पूछा हुआ था कि मेथनॉल का आपको ज्ञात करना है कि कितना आयतन आपने जल में मिला करके इस विलयन को तैयार किया, उसका आयतन निकालना था। तो ये थीम हमारी थी। तो कहां से हमने इसको सॉल्व करने की शुरुआत करी, हमने कहा क्योंकि घनत्व दिया हुआ है, यदि हम द्रव्यमान ज्ञात कर लें मेथनॉल का तो हम इस वाले फार्मूले में रख रखे कि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, इसमें रख करके आयतन को ज्ञात कर सकते हैं मेथनॉल की। तो यहां से हमने शुरुआत करी। तो सबसे पहले हमें मोलरिटी दी हुई थी, वहां से हमने मोलों की संख्या निकाल ली, फिर मोलों की संख्या हमारे को ज्ञात कर ली। तो हम जानते हैं मोलों की संख्या बराबर होता है m/m0, जहां m ग्राम में द्रव्यमान, m0 मोलर द्रव्यमान। तो मोलर द्रव्यमान हमने CH3OH का यानी कि मेथनॉल का ज्ञात कर लिया यहाँ पर, जो 32 आया। तो यहाँ n हमें पता ही था, तो यहाँ से हमने m जो कि हमारे पास ग्राम में आएगा वो हमने वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट कर ली, ये इतने ग्राम के बराबर आ गई। ध्यान रखिएगा ग्राम में, तो ये इतने ग्राम आ गई, इसकी वैल्यू यहाँ रखिए, आंसर निकल जाएगा। तो मुझे लग रहा है ये इस बात आपको समझ में आ गई होगी। आप एक बार नोट कीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1.13, जो कि इस प्रकार से है। इसके अनुसार दाब को प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो देखिए यहां पर इसने दाब की परिभाषा दे दी कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को ही हम क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। सेकंड ये क्या कह रहा है कि दाब का ऐसा ही मात्रक पास्कल नीचे दिया गया है, 1 पास्कल बराबर होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, ये भी ठीक है। यदि समुद्र तल पर हवा का द्रव्यमान 1034 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो पास्कल में दाब का परिकलन कीजिए। तो ये सीधा सीधा हमारा जो है वह कन्वर्जन से संबंधित है, जब एक प्रकार के मात्रकों को दूसरे प्रकार के मात्रकों में कन्वर्ट किया जाता है। तो इसी पे हम ज्ञात करेंगे कैसे इन्होंने दे दिया है, समुद्र तल पर हवा का द्रव्यमान। अब यहां पर आप ध्यान दीजिए, ये जो इन्होंने हवा का जो द्रव्यमान हमें दिया है, हवा का द्रव्यमान वो हमें कितना दिया है, 1.1034 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो हवा का द्रव्यमान प्रति एकांक क्षेत्रफल पर है, ये प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, क्योंकि प्रश्न में तो हवा का द्रव्यमान लिख रहा है, लेकिन जब आप इसे देखते हैं, सूत्र से देखते हैं, तो ये एकांक क्षेत्रफल पर, क्षेत्रफल किस में दिया है, सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो हमारे को क्या ज्ञात करना है, हमें दाब ज्ञात करना है, किसमें, पास्कल में। तो कैसे करेंगे, आप जानते हैं चूंकि इसने सूत्र दिया है दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, और बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण G, और बटे क्षेत्रफल क्या होता है हमारा A। ये इसलिए एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले द्रव्यमान का मान दिया है, यानी कि इसने दिया है एक प्रकार से m/a दे रखा है। तो m/a का मान तो इसने दे दिया, कितना हो गया, ये हो गया 1034 ग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दे दिया। साथ में गुरुत्वीय त्वरण G की और गुणा कर रहे हैं, तो G का मान क्या होता है, G का मान आप जानते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमें जो मात्रक लाना है वो पास्कल में लाना है, पास्कल यानी कि स्टैंडर्ड मात्रक, SI यूनिट यानी कि MKS पद्धति में लाना है। तो
इस ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर को हमें किस में प्रदर्शित करना है, ग्राम को किलोग्राम में और सेंटीमीटर को मीटर में करना है। तो कैसे करेंगे, काफी आसान है। जब आप 1034 ग्राम को किलोग्राम में प्रदर्शित करेंगे, यहां जैसे ही मैं लिखता हूं किलोग्राम, इसका अर्थ है इसमें कितने की भाग दे देंगे, 1000 का भाग दे देंगे गुणा। जब ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर को जब आप मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं तो सीधे लिखते हैं 10 की घात 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। ये सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 10 की घात -4 आ जाएगा। और इसको लिखें तो ऊपर की ओर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सीधे यहां लिख लेते हैं 10 की घात -3, क्योंकि नीचे हमने घात के रूप में प्रदर्शित करा, ऊपर भी घात के रूप में प्रदर्शित। तो ये क्या आ गया, मीटर स्क्वायर। और साथ में क्या हो रही है, गुणा 9.8 मीटर पर सेकेंड। मुझे लग रहा है ये बातें समझ में आ रही होगी, काफी आसान है। कि ये क्या आ गया, ग्राम को किलोग्राम में करा तो 1034 इतना ही आ गया, गुणा 10 की घात -3 किलोग्राम। और सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर में बदलेंगे, यदि स्क्वायर ना होता तो 10 की घात -2 ही आता सेंटीमीटर को मीटर में, क्योंकि ये स्क्वायर है तो 10 की घात -4 आ गया। साथ में 9.8 मीटर पर सेकंड, ये तो पहले से ही है। जब इन्हें कैलकुलेट करते हैं तो आपकी वैल्यू 1.01 मल्टीप्लाई 10⁵ पास्कल के बराबर आ जाएगी। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, जो दाब है उसको हम किस में प्रदर्शित कर सकते हैं, पास्कल के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से करेंगे। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न संख्या है 14, 1.14 क्या कह रहा है, द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है। तो आप जानते हैं द्रव्यमान का मात्रक जो होता है वो होता है किलोग्राम, किलोग्राम इसका मात्रक होता है। साथ में क्या कह रहा है, इसे किस प्रकार परिभाषित किया जाता है, इसे परिभाषित किया जा सकता है कि जो पेरिस के मानक ब्यूरो में जो दाब दूब हम कह सकते हैं, जो इकाइयां मापने का जो हमारा अनुसंधान केंद्र है, वहां पर एक बेलन का जो द्रव्यमान है वो 1 किलोग्राम माना गया है। तो पेरिस में प्लेटिनम इरिडियम से बने हुए एक बेलन का द्रव्यमान 1 किलोग्राम माना गया है, वो मानक इकाई है। और वही यहां पर आपने क्या लिख देनी है, उसकी परिभाषा लिखनी है, यही परिभाषा लिखनी है आप। तो इस प्रकार से करेंगे। अगला है 10 की 1.15 यानी कि 15, यहां पे लिखते हैं 1.15 क्या कह रहा है ये, निम्नलिखित पूर्व लग्नकों को उनके गुणांकों के साथ मिलाइए। तो क्या क्या है, पहले लिस्ट में दिया है माइक्रो, ये तो काफी आसान है, आप कर सकते हैं खुद से। दूसरा है डेका, तीसरा है मेगा, चौथा हमको जो दिया है वो है गीगा, पांचवा जो दिया है वो हमें दिया है फेम्टो। तो आप जानते हैं माइक्रो यानी कि 10 की घात -6, डेका यानी कि 10, मेगा यानी कि 10 की घात 6, गीगा यानी कि 10 की घात -9 और फेम्टो यानी कि 10 की घात -15। और यही आपको क्या दे रखें, दाहिनी तरफ दे रखें, इनको केवल मैच करना है। तो अब अगला प्रश्न देखें, प्रश्न संख्या 1.16 सार्थक अंकों से आप क्या समझते हैं, 1.16 कह रहा सार्थक अंकों से क्या समझते हैं। देखिए सार्थक अंक क्या होते हैं प्यारे बच्चों, सार्थक अंक होते हैं कि हमारे पास जो भी कोई एक माप लें उसमें सभी निश्चित अंकों के साथ साथ एक अनिश्चित अंक को यदि मिला दिया जाए तो उससे हमें जितने अंक प्राप्त होते हैं उन्हें हम कहते हैं सार्थक अंक। तो क्या परिभाषा दी, सभी निश्चित अंकों के साथ एक अनिश्चित अंक को जोड़ने पर जो हमें अंक प्राप्त होते हैं उसी को हम क्या कहेंगे, सार्थक अंक कहेंगे। तो सिग्निफिकेंट नंबर्स की ये हमारी डेफिनेशन है, आप इसे आसानी से क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। अगला देखें, ये है क्वेश्चन नंबर 1.17, देखते हैं क्वेश्चन नंबर है 1.17। ये दे रहे हैं कि पेयजल के नमूने में क्लोरोफॉर्म क्या होता है, इसका फार्मूला होता है CHCl3, ध्यान रखिएगा, क्लोरोफॉर्म CHCl3। तो क्या कह रहे हैं कि पेयजल के नमूने में क्लोरोफॉर्म को कैंसर जन्य है, यानी कि क्लोरोफॉर्म की यदि जल में ज्यादा मात्रा होगी तो उससे कैंसर होने का खतरा होता है, इसका अर्थ है से अत्यधिक संदूषित पाया गया। संदूषण का स्तर 15 ppm द्रव्यमान के रूप में था, 15 ppm। तो पहली बात यह कि 15 ppm का क्या अर्थ हुआ, पहले तो हमें ये समझना है। साथ ही ये दो चीजें कह रहा है, इसे द्रव्यमान प्रतिशतता में दर्शाइए, पहला द्रव्यमान प्रतिशतता में दर्शाना है।
पहले समझिए पीपीएम क्या हुई। पीपीएम एक नई यूनिट है, काफी आसान चीज है, केवल एक इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है। पीपीएम का अर्थ होता है पार्टिकल पर मिलियन। क्या अर्थ है इसका? या पार्ट्स पर मिलियन, कि जितने दिए 15 पीपीएम का अर्थ है कि 15 हिस्से हैं 1 लाख, 10 की घात 6 यानी कि 10 लाख में, क्योंकि 1 मिलियन यानी कि 10 लाख के बराबर होता है। तो इसका अर्थ है कि 15 पीपीएम का अर्थ है कि 15 हिस्से 10 लाख में, ये इसका पीपीएम का अर्थ है। अब सबसे पहले हमारे को क्या रहा है, इसे द्रव्यमान प्रतिशत में दर्शाइए। पहला है इसे द्रव्यमान प्रतिशत में, तो द्रव्यमान प्रतिशत आप जानते हैं। अब इसको देखिए कैसे समझेंगे इस प्रश्न को, इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे ये देखिए। हम क्या कह रहे हैं कि ये प्रश्न कह रहा है कि क्लोरोफॉर्म किस में मिला हुआ है? जल में मिला हुआ है ना। तो क्लोरोफॉर्म यानी कि CHCl3, तो क्या हो गया? विलेय। और हमारा जल से जो हो मिलकर के बना हो गया, वो क्या बन गया? विलेय। यानी कि ऐसे लिखते हैं CHCl3 प्लस जल, ये आपस में मिलकर के क्या बना रहा है? विलयन बना रहा है। तो अब आपको बताना है इस विलयन में CH3Cl की मात्रा बतानी है, द्रव्यमान प्रतिशत में बताना है। तो पहले जो ये 15 ppm इसको द्रव्यमान के पदों में व्यक्त करेंगे। द्रव्यमान को हम सामान्यतः ग्राम लेते हैं, तो कैसे लिखेंगे? लिखेंगे 15 ppm ग्राम प्रति 10 की घात 6 ग्राम में। इसका अर्थ ये हुआ 15 ppm का मतलब है 15 ग्राम जो हमारा क्लोरोफॉर्म है, कितने में? 10 की घात 6 ग्राम में, यही इसका अर्थ है। तो यानी कि 15 ग्राम क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्रति 10 की घात 6 ग्राम क्या है? जल में। जल में यानी कि विलयन में। अब हमें द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है, तो सीधे लिखेंगे द्रव्यमान प्रतिशत। तो जिस तत्व का द्रव्यमान निकालना होता है उसकी मात्रा ऊपर लिख लेते हैं, यानी कि 15 बटे नीचे की ओर क्या आ जाएगा? टोटल हमारा आ जाएगी मात्रा, कितनी आ जाएगी? 10 की घात 6। टोटल विलयन की मात्रा कितनी है? 10 की घात 6। तो क्या आ जाएगा? यह आ जाएगा 15 गुणा 10 की घात -6, और ये हमारा किस में आ जाएगा? प्रतिशत में आ जाएगा। तो पहला जो पार्ट था द्रव्यमान प्रतिशत में ज्ञात कीजिए, वो सीधे हमारा है किसी तत्व का द्रव्यमान बराबर द्रव्यमान की मात्रा बटे कुल मात्रा, तो वो हमारा आ गया यहां पर। अगला सेकंड पार्ट देखें। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है कि जल के नमूने में क्लोरोफॉर्म की मोललता ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करनी है? जल के नमूने में क्लोरोफॉर्म की मोललता ज्ञात करनी है। तो मोललता कैसे ज्ञात करेंगे? थोड़ा इसको थोड़ा ऐसे कर रहे हैं। आप जानते हैं मोललता का क्या सूत्र होता है? मोललता बराबर होता है N विलेय बटे क्या आ जाता है हमारा? विलायक की मात्रा किलोग्राम में। क्या लिख लेते हैं? विलायक की मात्रा केजी में। ध्यान रखिएगा, ये हमारा क्या होता है? मोललता का सूत्र होता है कि विलेय के मोलों की संख्या को यदि विलायक के जो किलोग्राम में मात्रा है उसे भाग दे दिया जाए तो हमें मोललता प्राप्त हो जाती है। और मोललता ज्ञात करने के लिए मुझे ये दो चीजें ज्ञात करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मोलों की संख्या ज्ञात करनी है। तो आप जानते हैं, हम पहले से जानते हैं, चूंकि n बराबर होती है मोलों की संख्या को ज्ञात करने के हमने आपको फॉर्मूले बता रखे हैं। एक होता है हमारा m/m0। क्या होता है? m/m0, ये कैपिटल M0 आएगा, जहां m क्या होती है? ग्राम में मात्रा। m0 हमारा क्या होता है? मोलर द्रव्यमान। और एक और सूत्र होता था ये बराबर n/na के बराबर होता था। तो हमें संख्या तो निकालनी नहीं है, हमें तो क्या निकालनी है? सीधे मोलों की संख्या ज्ञात करनी है। तो m/m0 से हमारा काम चल जाएगा। तो सबसे पहले m का मान तो हमें पता है, कितना है? 15 ग्राम, क्योंकि यही इससे पहले हमने ज्ञात करा था ना, ये 15 ग्राम है। कितने में? टोटल विलयन कितना है? 10 की घात 6 ग्राम जल में। तो m की वैल्यू में पता है 15 ग्राम। m0 यानी कि मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना है, किसका? CH3Cl का। तो ये यहां पर ज्ञात करते हैं, CH3Cl का मोलर द्रव्यमान बराबर, कार्बन के कितने हो गए? 12,
प्लस हाइड्रोजन के कितने हो गए 3 गुणा 1 प्लस क्लोरीन के कितने होते हैं 35.5। इन तीनों को जोड़ना है तो कितना आ जाएगा मोलर द्रव्यमान, यानी कि m0 कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 12 और 3 15, 15 में 35 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 40/50.5 आ जाएगा। तो मोलर द्रव्यमान हमारा आ गया। एक बार ये थोड़ा हमने गड़बड़ कर दिया, CHCl3 है, CHCl3 है, तो ये आ जाएगा 12 + 1 और साथ में आ जाएगा +3 गुणा, क्योंकि 3 है तो क्लोरीन के 3 गुणा 35.5। तो कैलकुलेट करें कितना आ रहा है, 12 और 1 कितना हो गया 13 प्लस 3 से गुणा कर दे, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और 1 16, 3 3 और 1 10, 106.5 जोड़ देंगे तो टोटल कितना आ जाएगा। m0 का मान हमारा निकल के आ गया, ये हो गया 119.5। बस इसकी वैल्यू यहां रखनी है तो क्या आ जाएगा n बराबर m का मान हमको दिया है 15 ग्राम बटे 119.5 का यदि इसमें क्या करते हैं हम भाग देते तो क्या आ गया 119.5। तो यह हम क्या कर सकते हैं, मोलों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। जब इसको भाग देंगे तो हमारा जो मान निकल के आएगा वो आएगा 0.125। तो मोलों की संख्या, किसके मोलों की संख्या, CH3Cl क्लोरोफॉर्म के मोलों की जो संख्या होगी वो 0.125 के बराबर होगी। पहला काम हो गया, अंश निकल गया। हर क्या है, विलायक की मात्रा। विलायक की मात्रा क्या करेंगे, हमें विलियन की मात्रा पता है 10⁶ है, उसमें जो घोला गया है यानी कि क्लोरोफॉर्म वो भी पता है 15 ग्राम है। तो अब विलायक की मात्रा कितनी हो जाएगी, तो लिखेंगे विलायक की मात्रा बराबर विलियन की मात्रा से घटा दें विलेय की मात्रा। विलियन की मात्रा से विलेय की मात्रा घटा दे तो मान आ जाएगा। तो क्या आ गया, विलियन की मात्रा कितनी होगी, विलियन की मात्रा तो 10⁶ है और विलेय की मात्रा कितनी है, ये हमारी 15 ग्राम है। ये तो ग्राम में है दोनों चीजें, ये भी हमने ग्राम में ली थी, ये भी ग्राम में ली थी। देखिए ये भी ग्राम में, ये भी ग्राम में, लेकिन विलायक की मात्रा किसमें चाहिए, किलोग्राम में। तो किलोग्राम के लिए इसको 1000 से हम भाग दे देंगे। अब 10⁶ में से 15 घटाएंगे, 15 बहुत छोटी राशि है तो 10⁶ में से 15 घटा के 10⁶ ही आएगा, यानी कि क्या आएगा 10⁶ बटे 1000 और 10⁶ ये 10⁻³ हो गया, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, यानी कि विलेय की मात्रा हमारी कितनी आएगी 10⁻6 - 3 यानी कि 10⁻3। तो सॉरी विलायक की मात्रा आ गई 10⁻3। अब ये मान यहां पर रखना है मोललता में, तो मोललता क्या आ जाएगी, मोललता बराबर n विलेय। विलेय की मात्रा कितनी है 0.125 बटे किसकी मान, विलायक की मात्रा kg में, तो ये हमारी मात्रा किस में आई थी, kg में ही आई थी, लिख लिया 10⁻3। तो इसको ऊपर ले जा लेंगे तो क्या हो जाएगा 0.125 गुणा 10⁻³ और आप चाहें तो इसे भी सॉल्व कर सकते हैं, एक इधर की ओर ले जा लीजिए तो 1.25 गुणा 10⁻⁴ और यही हमारी क्या होगी, मोललता होगी। तो मुझे लग रहा है ये आपको इतना समझ में आ रहा होगा, ये वाला पोर्शन। बस लास्ट में मोललता में आपको जो हमने n निकाला है इसमें भाग दे देना है, जो हमने विलायक की मात्रा निकाली है 10⁻³ किलोग्राम, इसका भाग दे देना है, ये निकल जाएगा। ये पोर्शन अलग है और ये वाला पोर्शन अलग है, ये थोड़ा सा कंफ्यूज ना करे आप लोगों को, इसलिए हम इसको अलग लिख रहे हैं। ये मोललता बराबर 0.125 बटे 10⁻3, इस प्रकार से इसे सॉल्व करेंगे। तो प्यारे बच्चे इस प्रकार से इसे सॉल्व कर सकते हैं, आप नोट कीजिए फिर हम कंटिन्यू करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, जो कि इस प्रकार से है, निम्नलिखित को वैज्ञानिक संकेतन में लिखिए। तो हमें वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है। आपको पता होना चाहिए जो वैज्ञानिक संकेतन होता है, वैज्ञानिक संकेतन, इसका सूत्र होता है A × B 10⁻⁵ इस रूप में होता है। तो क्या क्या है हमारे पास आंकड़े, सबसे पहला है
0.0048 फर्स्ट है, 0.0048 सेकेंड निकालें। सेकेंड हमारे पास दिया है इन्होंने आंकड़ा, ये है 234,000, 2,34,000। तीसरा हमें दिया है 8,008, 8,008। चौथा हमें दिया है 500.0, 500.0। और अगला हमें दिया है छठवां 6.0012, 6.0012। इन्हें वैज्ञानिक संकेतन के रूप में व्यक्त करना है। वैज्ञानिक संकेतन क्या होता है, हमने आपको थ्योरी में बताया था। ए का जो मान होता है, इस ए का मान होना चाहिए 1 से बड़ा और 9.9999 से छोटा। और इसके बीच में यदि ए के मान को रखते हैं तो जो भी हमारी बाकी घातें होंगी उन बाकी पदों को घातों के रूप में व्यक्त करेंगे। कैसे, यहां पर समझिए। इसको जब हम बदलेंगे तो दशमलव को लाएंगे यहां से 1 2 3, 3 खाने इधर की ओर लाएंगे तो ये हो जाएगा 4.8। अब दशमलव को कितने स्थान इधर की ओर ले गए, हमने बताया था जब दाहिनी तरफ ले जाएंगे तो 10 की घात माइनस में आएगी, जितने स्थान आप ले जाओगे। और जब इधर की ओर ले जाएंगे तो 10 की घात किस में आएगी, प्लस में आएगी। तो यहां हम दाहिनी तरफ ले जा रहे हैं तो कितने होंगे, 1 2 3 स्थान लेंगे तो गुणा 10 की घात की आ जाएगी 3। तो ये वैज्ञानिक संकेतन के रूप में आ गया। अगला में देखें, ये है 2340। अब की बार देखिए यहां पीछे कुछ नहीं है तो यहां डेसिमल लगा के यहां पीछे 0 आप ऐसा लगा सकते हैं। अब यहां डेसिमल लगा दिया हमने, यहां से इधर की ओर जाए तो 1 2 3 4 5, तो क्या लिखेंगे 2.34। और कितने स्थान लेंगे, 1 2 3 4 5, 5 स्थान इधर लेंगे तो 10, सॉरी ये तो 10 की -3 आएगा, 10 की घात यहां पर क्या आ गया, प्लस का 5। तो क्योंकि इस डायरेक्शन में ले गए इसलिए 10 की घात क्या आएगी, प्लस में आएगी, प्लस +5 के बराबर आएगी। अगला देखें ये वाला 8008, तो इसको करते हैं तो फिर से हमें यहां पर कुछ नहीं है तो दशमलव लगा के पीछे 0 लगा लीजिए। अब दशमलव को इधर की ओर ले जाना है तो 1 2 3 स्थान ले जाना है तो क्या आएगा 8.008 गुणा, क्योंकि डेसिमल इधर की ओर ले गए हैं, लेफ्ट साइड में ले गए हैं तो 10 की घात प्लस में आएगी। कितने स्थान, 1 2 3 स्थान लेंगे तो 10 की घात +3। इसमें देखें तो यहां तो पहले से डेसिमल है तो इसको लिखेंगे 0.1 2, 2 स्थान इधर ले जाएंगे तो यह आ जाएगा 5.00 गुणा 10 की घात, 2 स्थान इधर लेंगे तो क्या आएगी +2। इसमें देखें तो ये हो जाएगा, ये तो बिल्कुल परफेक्टली लिखा हुआ है, इसमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं। तो 6.0012 हम ना इधर लेंगे दशमलव को ना इधर लेंगे तो क्या आ जाएगा गुणा 10 की घात 0 के रूप में इसको लिख लेंगे। तो ये a मल्टीप्लाई 10⁻b जो वैज्ञानिक संकेतन है इसके रूप में हम इन आंकड़ों को प्रदर्शित कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित में सार्थक अंकों की संख्या बताइए। तो अब हमें बताने हैं सार्थक अंक, और कौन कौन से हैं, 1.19 1.19 आंकड़े हमें दे रखे हैं। 0.0025 0.0025, सेकंड हमें दिया है 208, फिर थर्ड हमें दिया है 5005, फोर्थ हमें दिया है 12600, 12600, फिर हमें दिया है 500.00, फिर हमें दिया है 2.0034। तो सार्थक अंक बताने, सार्थक अंक आपको ध्यान हो इसमें दशमलव से पहले भी 0, दशमलव के बाद भी 0 है। तो जितने भी दशमलव से पहले यदि कोई अशून्य अंक न हो, सारे शून्य अंक हो, और दशमलव के बाद भी लगातार शून्य अंक हो, तो इनको हम सार्थक अंकों की श्रेणी में नहीं गिनते हैं, हमारा नियम होता है। तो केवल 2 ही सार्थक अंक हैं, 2 और 5, तो हम क्या लिख लेंगे, सार्थक अंकों की संख्या क्या होगी 2। इसमें चलें तो इसमें तो सीधे हमें दिख रहे हैं 3 है, शून्य बीच में आ रहा है तो क्या आ गया 3। इसमें भी आप देखिए 1 2 3 4, चारों के चारों सार्थक अंक हैं तो क्या आ जाएगा 4। इसमें कितने सार्थक अंक हैं आप जानते हैं, यदि कोई हमारे पास सिंपल राशि दी हुई है और लास्ट में सीधे 0 0 आए, कहीं डेसिमल न लगाओ, ध्यान रखिए डेसिमल नहीं होना चाहिए, तो उस स्थिति में जो सार्थक अंक होंगे, पीछे के जो शून्य अंक होते हैं, इनको सार्थक अंकों की श्रेणी में नहीं लिया जाता। इसलिए यहां पर सार्थक अंकों की संख्या केवल 3 होगी, ये पीछे के जो 3 0 हैं ये सार्थक अंकों की श्रेणी में नहीं आएंगे। अगला इसमें चलें,
अब यदि हमने कहा कोई संख्या हमें डेसिमल के साथ प्रदर्शित की हुई है, तो जितने शून्य अंक होंगे वह भी सार्थक अंकों की श्रेणी में आते हैं। क्योंकि यहाँ डेसिमल लगा करके उसके बाद 2 शून्य और लगा दिए, इसका अर्थ है आपने दशमलव के 2 स्थानों तक शुद्धता पूर्वक नापा है माप को, जो भी हमारे पास आंकड़ा है। तो इसलिए ये सार्थक अंकों की श्रेणी में आएंगे। तो कितने होंगे? 1 2 3 4 5 सार्थक अंक होंगे। इसी प्रकार इसमें चलें तो इसमें तो पहले भी अशून्य अंक है 2, और दशमलव के बाद जो शून्य अंक है उसके बाद भी अशून्य अंक 3 और तथा 4 हैं। तो सभी सार्थक अंकों की श्रेणी में आएंगे 1 2 3 4 5। तो सार्थक अंक कितने हो गए? 5। तो इस प्रकार से हम 1.19 इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगला है प्रश्न संख्या 1.20। निम्नलिखित को 3 सार्थक अंकों तक निकटित कीजिए। तो कितने तक करना है? 3 सार्थक अंकों तक। और संख्याएं क्या क्या हैं हम यहीं पे कर लेते हैं इस प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 1.20। क्वेश्चन है 1.20। 3 सार्थक अंकों तक निकटित करना है। पहला है 34.216। पहला है 34.216, इसको करेंगे। सेकंड है हमारे पास 10.4107। 10.4107, इसे करेंगे। तीसरा हमारे पास आ गया 0.04597। यहीं पे लिख लेते हैं 0.04597। और अगला है हमारा 2808। कितने सार्थक अंकों तक? ध्यान रखिए 3 सार्थक अंकों तक। कैसे करेंगे समझिए। अब यानी कि इसको हमें राउंड ऑफ करना है, यानी कि हम क्या करेंगे? केवल 3 ही अंक रखेंगे सार्थक अंक, बाकी को हटाएंगे। तो पहले इसमें चलते हैं 34.2। हमें यहां तक लेना है, 2 तक लेना है। अब 2 के बाद जो संख्या यदि वो 5 से ज्यादा होती तो हम 2 में 1 जोड़ देते, 3 कर देते। और यदि 5 या 5 से यदि कम होती तो हम इसे छोड़ देते। तो 1 तो 5 से कम है, इसलिए हम इसे छोड़ देंगे। पीछे के दोनों अंक सीधे आ जाएगा 34.2 आ गया हमारे पास। तो ये 3 सार्थक अंकों के रूप में इसको ऐसे प्रदर्शित कर सकते हैं। अगला देखिए 10.4107। तो 3 सार्थक अंक तो यहीं तक हो गए, 10.4 तक। और अगला अंक देख रहे हो 5 से कम है, तो सीधे लिख लेंगे 10.4। ये आ गया। इसमें चलें, यह है 0.00457। तो सार्थक अंक कौन से हैं? सार्थक अंक इसमें पीछे के ये वाले हैं, ये आगे के 0 दोनों सार्थक अंक नहीं है। अब इसमें थोड़ी सी बात समझिए, ये हमें 3 यहीं तक के सार्थक अंक यही 3 लेने हैं। और अगला हमारा क्या है? 7। 5 से ज्यादा है, 5 से ज्यादा है तो इसमें जोड़ देंगे। तो 5 से ज्यादा है, इसमें 1 जोड़ेंगे तो 9 की जगह क्या हो जाएगा? 10। तो 10 का यहां रह जाएगा 0 और 1 हासिल आगे चले जाएगा। तो यानी कि ये आ जाएगा बराबर 0.0460। इस प्रकार से ये आ जाएगा। तो इसके लास्ट के ये 3 सार्थक अंक होंगे। अब इसमें चलिए, मेन बात है आपको इसमें ध्यान देना है, क्योंकि ये कैसा सार्थक अंक है? 2808। 3 सार्थक अंकों तक आपने इसको प्रदर्शित करना है, लेकिन इसमें 4 हैं। अब इसको कैसे करेंगे? इसको करने का तरीका यह है कि आप 8 को यदि छोड़ेंगे तो भी बात सही नहीं है, क्योंकि यह अपने आप में एक परफेक्ट नंबर है। ये तो बिल्कुल वैल्यूज ही चेंज हो जाएगी। मैं सीधे लिखूं 2808 को 3 सार्थक अंकों में प्रदर्शित करूं और मैं लिख दूं 280, तो वो तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो ऐसा नहीं करना है, उसका डाटा नहीं बिगड़ना चाहिए। नियर अबाउट में मतलब लगभग अंक, सार्थक अंकों का राउंड ऑफ करने का अर्थ है उसको लगभग उसका मान प्रदर्शित करना। तो 8 को हम क्या करते हैं? 3 सार्थक अंक हमें चाहिए यहां पर। तो यदि मैं इसको ऐसे लिख लूं 2810, तो अब देखिए इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी। क्योंकि जब कोई नंबर बिना डेसिमल के होता है तो उसके लास्ट में जितने शून्य अंक होते हैं उनको हम सार्थक अंकों की श्रेणी में नहीं लेते। तो इसलिए 2810 में सार्थक अंक केवल 3 होंगे और इसका जो मूल मान होगा वो पिछले वाले मान से भी क्या हो जाएगा? थोड़ा सा चेंज हो गया, लेकिन पूरा का पूरा मान परिवर्तित नहीं हुआ। ये 2808 था, ये 2810 हो गया। तो 3 सार्थक अंकों में इसको इस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे। इसको थोड़ा सा ध्यान जरूर दीजिएगा। अब अगला प्रश्न में देखें। अगला प्रश्न हमारा आता है 3 सार्थक अंक हो गया 1.21। प्रश्न हमारा है 1.21।
क्या कह रहा है ये, जब डाई नाइट्रोजन और डाई ऑक्सीजन अभिक्रिया द्वारा भिन्न यौगिक बनाती है, यानी कि अलग अलग यौगिक बना रहे हैं, तो निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हो रहे हैं। नाइट्रोजन का द्रव्यमान दे दिया, ऑक्सीजन का द्रव्यमान दे दिया, तो नाइट्रोजन का कितना दिया है इन्होंने, देखिए नाइट्रोजन टेबल में, यानी कि N2 का इन्होंने दे दिया, नाइट्रोजन का दे दिया 14 ग्राम, अगला है 14 ग्राम, फिर ये है 28 ग्राम, फिर ये है 28 ग्राम, और साथ में हमें ऑक्सीजन का क्या दे दिया 16, 32, 32, 80, इसका है 16, 32, 32, 80, किस में है ये सब, ग्राम में है। तो क्या कह रहा है, ये प्रायोगिक आंकड़े रासायनिक संयोजन के किस नियम के अनुरूप हैं, आपको ये बताना है। तो देखिए हमने एक नियम पढ़ा था कि यदि कोई दो तत्व आपस में संयुक्त होकर के दो से अधिक यौगिक बना रहे हैं, और यही एग्जांपल हमने दिया था, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन यदि आपस में संयुक्त होते हैं तो नाइट्रोजन के एक से अधिक ऑक्साइड तैयार होते हैं। तो ठीक वही एग्जांपल इन्होंने यहां दिया है। तो यही होता था हमारा गुणित अनुपात का नियम, जिसमें एक तत्व की निश्चित मात्रा लेते थे और तब बताते थे कि दूसरे तत्व की जो मात्राएं हैं उनमें क्या सरल अनुपात है पूर्णांकों के रूप में, वही हमारा सरल गुणित अनुपात होता था। तो इसको कैसे प्रदर्शित करेंगे, पहले इनकी मात्राएं समान कर लेते हैं। तो 14 ग्राम है, हम सबको 28 ग्राम करें तो 14 दूनी 28, तो इसका कितना ले लिया 28 ग्राम ले लिया। ये 28 ग्राम होगा तो इसमें भी 2 से गुणा करनी पड़ेगी, यानी कि क्या हो गया 32 ग्राम। ये फिर 14 दूनी 28 ग्राम हो गया, तो ये फिर कितना हो गया 32, इसमें भी 2 से गुणा कर दे, 32 दूनी 64 आ गया हमारा 64 ग्राम। ये तो हमारे क्या है 64 ग्राम ही है, ये सॉरी 32 ग्राम है, ये 80 ग्राम है, ये हमारा कितना हो गया 28 ग्राम हो गया, और ये भी क्या है 28 ग्राम। तो पहले वाले कॉलम में अब हमने सारे के सारे जितने हैं इनकी मात्राएं समान कर ली। नाइट्रोजन की पहले की भी 28 ग्राम है, दूसरे की भी 28 ग्राम है, तीसरे की भी और चौथे की भी। अब हमारा नियम आ गया सरल गुणित अनुपात का नियम, जब कोई दो तत्व आपस में संयोग करके दो से अधिक यौगिकों का निर्माण करते हैं तो पहले तत्व की समान मात्रा से दूसरे तत्व की जो भिन्न भिन्न मात्राएं संयोग करती है उनके बीच में एक सरल अनुपात होता है। तो इनके बीच में अनुपात क्या होगा, यानी कि 32 ग्राम अनुपात 64 ग्राम अनुपात 32 ग्राम अनुपात 80 ग्राम। तो 16 से भाग दे दीजिए या 32 से ही भाग दे दीजिए, 32 एकम 32 एक अनुपात, ये 32 दूनी 64, फिर ये एक अनुपात, लेकिन ये 32 का इसमें तो भाग जाएगा नहीं, तो हम 16 से भाग देते हैं। तो 16 दूनी 32, 16 चक्को 64, 16 दूनी 32 और 16 पंजे 80। तो यह इनके क्या है पूर्णांकों में पूर्णांक रूप में सरल अनुपात है। और ये कौन सा नियम है, सरल गुणित अनुपात, या गुणित अनुपात का नियम लिख लेते हैं सीधे, गुणित अनुपात का नियम, अनुपात का नियम। तो ये गुणित अनुपात का नियम है। और सरल अनुपात का नियम क्या होता था कि कोई भी यौगिक किसी भी विधि से प्राप्त किया जाए उसके जो घटक होते हैं उनके बीच में एक सरल अनुपात ही होता है। जैसे वहां हमने आपको जल का एग्जांपल दिया था, तो वो अलग चीज है, ये क्या है गुणित अनुपात का नियम। तो पार्ट ए तो हमारा ये हो गया। अब पार्ट बी और देखते हैं। ख खंड में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में रिक्त स्थान को भरिए। तो हमारा निम्नलिखित में रिक्त स्थान को भरिए हमारा ख हिस्सा है। ख हिस्से में कह रहा है फर्स्ट में 1 किलोमीटर बराबर mm बराबर pm। 1 किलोमीटर बराबर कितने mm बराबर कितने pm। पहला ये है। सेकंड क्या कह रहा है 1 mg बराबर kg बराबर ng। 1 क्या कह रहा है 1 mg, यहां पे लिखते हैं 1 mg बराबर kg, यहां पर क्या है kg बराबर कितने ng, यहां पर क्या आ गया लास्ट में ng। ng मतलब नैनोग्राम, ऊपर p है तो पिकोग्राम। तीसरा है 1 ml इज इक्वल टू L बराबर dmq। 1 ml बराबर L बराबर dmq। ये हमारा क्या है प्रश्न। तो मुझे लग रहा है ये चीज आपको आसानी से समझ में आ रही होगी। केवल एक प्रकार की पद्धति के मात्रकों को दूसरे प्रकार की पद्धति के मात्रों में बदलना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट वाले का देखते हैं।
यहां पर आप देखिए 1 किलोमीटर बराबर ये मिलीमीटर है, ये है पिकोमीटर। तो लास्ट की चीज मीटर 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 तीनों में सेम है। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं पहले ये देखते हैं। 1 किलोमीटर बराबर होता है 10 की घात 3 मीटर। तो हमने किलोमीटर में मीटर तो पता चल गया, और साथ ही हमें यह भी पता होना चाहिए कि 1 मीटर में जो होते हैं वो 10 की घात 3 मिलीमीटर होते हैं। यानी कि 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। 100 सेंटीमीटर होते हैं 1 मीटर में, और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो 1000 मिलीमीटर हो गए। अब इस मीटर की जगह यदि 10 की घात 3 मिलीमीटर लिख दूं तो क्या आ जाएगा, 1 किलोमीटर बराबर क्या था, 10 की घात 3। और ये जो मीटर है, इस मीटर की जगह मैं यही लिख रहा हूं, 1 मीटर की जगह 10 की घात 3 गुणा 10 की घात 3 mm। तो क्या आ गया, 10 की घात 6 मिलीमीटर। तो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 की घात 6 मिलीमीटर के बराबर होगा। ये तो बात समझ में आ गई। अब समझिए, ये मिलीमीटर में तो हमने कर लिया है, ये कितने पिकोमीटर के बराबर होगा। तो फिर से हम यहां चलते हैं। हमने कहा 1 किलोमीटर 10 की घात 3 मीटर के बराबर होता है, और पिकोमीटर जनरली होता क्या है कि 1 पिकोमीटर बराबर 10 की घात -12 मीटर के बराबर होता है। लेकिन तो उसका रिवर्स यदि कर लिया जाए, उल्टा कर लिया जाए, तो हम 1 मीटर बराबर 10 की घात 12 पिकोमीटर के बराबर होता है। तो यदि इसे पिकोमीटर में कन्वर्ट आपको करना है, किसको, मिलीमीटर को, या 10 की घात 6 मिलीमीटर है, या किलोमीटर को पिकोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो किस प्रकार से करेंगे। तो इसको लिखते हैं, इसी वाले को ले रहे हैं बेस। तो 1 किलोमीटर बराबर क्या आ गया, 10 की घात, क्योंकि 1 किलोमीटर इतना हुआ था ना, तो 1 किलोमीटर बराबर 10 की घात 3 मीटर था। अब चूंकि 1 मीटर बराबर 10 की घात 12 पिकोमीटर के बराबर होता है, तो अब इस मीटर की जगह, इस वाले फार्मूले में इस मीटर की जगह 10 की घात 12 पिकोमीटर लिख देंगे। तो 1 किलोमीटर बराबर 10 की घात 3 गुणा मीटर की जगह 10 की घात 12 पीएम। तो क्या आ गया, 10 की घात 15 पीएम। तो क्या आ गया ऊपर की ओर आंसर, ये 10 की घात 15 पीएम के बराबर होगा, 10 की घात 15 पिकोमीटर के बराबर होगा। तो काफी आसान है, बस थोड़ा कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए। अगला देखें, सेकंड पार्ट, ये है 1 mg 1 मिलीग्राम बराबर किलोग्राम बराबर नैनोग्राम। अब यहां ग्राम में संबंध है, देखिए इस चीज पे ध्यान दीजिए जो कॉमन चीज है। 1 मिलीग्राम ये है किलोग्राम, तो आप जानते हैं 1 मिलीग्राम जो होता है 10 की घात 3 जो हमारे मिलीग्राम है, वो बराबर हमारे होते हैं 1 ग्राम के बराबर होते हैं। 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं, ये हमें यहां पर पता है। अब इस ग्राम को हमें किस में कन्वर्ट करना है, किलोग्राम में। तो हम जानते हैं चूंकि 1 ग्राम बराबर होता है 10 की घात -3, तो 1 ग्राम में तो हम जानते हैं 10 की घात -3 किलोग्राम होते हैं। ऊपर वाले को भी थोड़ा सा हम परिवर्तित करें तो हम कहेंगे 1 मिलीग्राम, क्योंकि इसने 1 मिलीग्राम लिखा है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता था 10 की घात 3 मिलीग्राम बराबर 1 ग्राम के है। इसका मतलब है कि 1 मिलीग्राम 10 की घात 3 उधर चले जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि मैं लिख सकता हूं 10 की घात -3 ग्राम के बराबर। तो अब इस ग्राम की जगह आपने क्या लिख लेना, 1 ग्राम की जगह 10 की घात -3 किलोग्राम में इसको परिवर्तित करना है। तो 1 mg बराबर 10 की घात -3 तो पहले से था, अब इस ग्राम की जगह किलोग्राम में करेंगे तो गुणा 10 की घात -3 किलोग्राम, यानी कि 10 की घात -3 यानी कि 10 की घात -6 किलोग्राम। तो क्या आ गया यहां पर, यह आ गया 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 10 की घात -6 किलोग्राम के बराबर होगा। अब इसी को कन्वर्ट करना है नैनोग्राम में। देखिए, तो आपको यह भी पता होना चाहिए, ये तो आपको पता है, ये 1 mg इज इक्वल टू 10 की घात -3 ग्राम, यहीं से चल रहे हैं हम। देखिए मेन इससे अगला हमारे पास है, चूंकि जो 1 ग्राम होता है 1 ग्राम 10 टू द पावर ये हो जाएगा 9 नैनोग्राम के बराबर। तो 1 ग्राम में 10 की घात 9 नैनोग्राम होते हैं। आप जानते हैं 1 नैनोग्राम बराबर होगा 10 की घात -9 ग्राम के, तो उसका बिल्कुल रिवर्स आ रहा है। 1 ग्राम बराबर 10 की घात
9 नैनोग्राम के बराबर होगा। बस अब यही कॉन्सेप्ट आपने यहाँ पे रखना। ये जो हमारा ग्राम है जिसके नीचे हमने लाइन लगा रखी है, इस ग्राम की जगह क्या लिख लेना है, 10 की घात 9 नैनोग्राम लिख लेना है। तो क्या आ जाएगा 1 mg बराबर क्या आ जाएगा 10 की घात -3 मल्टीप्लाई, इस ग्राम की जगह क्या लिख लेंगे 10 की घात 9 नैनोग्राम। तो 10 की घात -3 10 की घात +9, तो यानी कि 10 की घात 6 नैनोग्राम। तो हमारा क्या आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा 10 की घात +6 नैनोग्राम के बराबर होगा। तो मुझे लग रहा है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आप चाहें तो एक बार इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम केवल इसका जो लास्ट पार्ट है यह भी आपको करा रहे हैं। आप चाहें तो ऐसे कर लेते हैं। तो मुझे लग रहा है आपने कर लिया होगा, तो मैं इसको थोड़ा सा इधर की ओर कन्वर्ट कर लेता हूं, इस वाले में कर लेते हैं। यहां पे करते हैं इसे, क्या है 1 ml, देखिए यहां पर है लीटर लीटर, तो इन दोनों को कन्वर्ट करेंगे तो 1 मिलीलीटर बराबर होता है 10 की घात -3 लीटर के। तो ये तो सीधा फार्मूला है, मिलीलीटर 10 की घात -3 लीटर के बराबर होता है। अब इसे डेसीमीटर क्यूब में आपको चेंज करना है, तो आपको पता होना चाहिए जो 1 ml बराबर होता है वो बराबर होता है 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो यदि 1 ml बराबर होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब के, क्योंकि ये हमारे दोनों चीजें क्या है आयतन में, तो 1 मिलीलीटर आयतन बराबर 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन के बराबर होता है। अब साथ में आपको पता होना चाहिए क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 डेसीमीटर के बराबर होता है, बल्कि 10 की घात -1 डेसीमीटर के बराबर होता है, क्योंकि 10 सेंटीमीटर मिलकर के क्या करते हैं 1 डेसीमीटर का निर्माण करते हैं। तो अब दोनों तरफ क्या कर देना है हमें तो यहां पर क्यूब में निकालना है ना, डेसीमीटर क्यूब, तो दोनों तरफ क्या कर दीजिए क्यूब कर लीजिए। तो ये आ जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब का करेंगे तो ये 1 सेंटीमीटर क्यूब ही आ जाएगा, इसका क्यूब करेंगे तो 10 की घात -3 डेसीमीटर क्यूब आ जाएगा। तो 1 ml किसके बराबर था 1 सेंटीमीटर क्यूब के, और 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर था 10 की घात -3 डेसीमीटर क्यूब के। तो 1 ml बराबर 10 की घात -3 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होगा, 10 की घात -3 डेसीमीटर क्यूब। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। ये केवल मैनिपुलेशन थी, एक प्रकार के आंकड़ों को दूसरे प्रकार के आंकड़ों में परिवर्तित करना। तो मुझे लग रहा है आपने आसानी से इसको समझ लिया होगा। आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, एक बार नोट कीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे।